बहुत पुरानी बात है। समंदर के किनारे एक छोटे से मकान में एक बेवा खातून रहती थी। उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा था। वह हर रोज समंदर के किनारे पर चली जाती और मछेरों की गिरी पड़ी मछलियों को उठाकर ले आती। इस तरह से उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। एक दिन वो समंदर के किनारे मछलियां चुग रही थी कि थोड़ी दूर एक जहाज आकर ठहरा और उसमें से कुछ आदमी जहाज पर सवार होकर साहिल पर आए। उनके हाथों में दूरबीनें थी। वो लंबी लंबी डिगे भरते हुए औरत की तरफ आ रहे थे। गरीब औरत ने मछलियां वहीं पर छोड़ दी और अपने बच्चे को सीने से चिमटाकर खौफ से भरी निगाहों से आने वालों को देखने लगी। एक मोटा सा बूढ़ा आदमी जो शक्ल सूरत से कप्तान मालूम होता था, दूरबीन से इधर उधर देखकर बोला, हमसे कितनी भारी गलती हुई है और धुंध की वजह से गलत जगह पर उतर पड़े हैं। ये वो जजीरा नहीं है। खैर आओ उस औरत से पूछें। वो औरत के पास आया और नरमी से बोला, बहन क्या तुम यही कहीं पर रहती हो? जी मैं यही रहती हूँ, औरत झिझक कर बोली। मैं पास ही एक छोटे से मकान में रहती हूँ। ये कहकर वो वापस जाने के लिए मुड़ी। कप्तान ने उसे रोककर पूछा, क्या यहाँ पर कोई शहर है? हमें कुछ खरीदना है। यहाँ करीब में कोई शहर नहीं है, औरत ने उसे जवाब दिया। वो जाने के लिए मुड़े ही थे कि कप्तान की नजर औरत की गोद में दुबके हुए बच्चे पर पड़ी। वो बच्चे को गौर से देखकर बोला, आह कितना प्यारा बच्चा है। ये बड़ा होकर बहुत बहादुर और समझदार मल्लाह बनेगा। अरे औरत क्या है तेरा बच्चा है? इसका बाप कहाँ है? औरत की आंखों से सावन भादों की झड़ियां लग गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, इसका बाप इसके पैदा होने से पहले ही मर गया। इतना कहकर वो जोर जोर से सिसकियां भरने लगी। बूढ़े कप्तान ने इस तरह से सर हिलाया जैसे उस पर बहुत असर हुआ हो। वो बच्चे को फिर गौर से देखकर बोलने लगा, गरीब औरत मुझे डर है, अगर ये बच्चा तुम्हारे पास रहा तो ये वो नहीं बन पाएगा जो इसे बनना है। इसलिए अगर तू अपने बच्चे से सच्ची मोहब्बत करती है और तू चाहती है ये बड़ा होकर दुनिया में अपना नाम बना, इसे मुझे दे दे। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगा। इसके बदले तू जितनी चाहे मुझसे दौलत ले सकती है। माँ ने अपने बच्चे को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी कीमत पर नहीं दे सकती। दुनिया में सिर्फ यही मेरा सहारा है। मुझे मरना मंजूर है मगर इससे जुदा होना मंजूर नहीं है। ये तुम्हारी गलती है। कप्तान बोला, जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा एक मछेरा बनेगा, और अगर मेरे पास रहा तो मैं इसे एक ऐसा आदमी बनाऊंगा जिसे देखकर तुम भी फख्र कर सको। औरत की आवाज पथरा गई। एक तरफ बच्चे की ममता और दूसरी तरफ उसकी राहत और आराम। उसकी शक्ल से मालूम होता है कि वो बड़ा मेहरबान और खुदा तरस इंसान है। उसने कपकपाते हाथों से बच्चे को कप्तान की गोद में दे दिया और कप्तान ने नोटों की एक गड्डी औरत के हाथों में थमा दी। कप्तान ने कहा कि ये लो, ये तुम्हारे 10 साल का खर्चा है। मैं 10 साल के बाद इस बच्चे को तुम्हारे पास वापस जरूर लेकर आऊंगा। तुम किसी किस्म की फिक्र मत करना। ये कहकर वो जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से वापस चला गया। माँ बहुत देर तक किनारे पर खड़ी होकर हसरत भरी निगाहों से जाते हुए जहाज को देखती रही, और जब वो नजरों से ओझल हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता से चलती हुई घर वापस आ गई। इस वाकये को 18-20 साल गुजर गए और वो नन्हा बच्चा एक लड़का और लड़के से एक नौजवान लड़का बन गया। बूढ़े कप्तान ने उस लड़के का नाम रशीद रखा। रशीद ने 18 साल उस जहाज पर ही गुजारे। उसे जमीन पर उतरना बहुत कम नसीब होता था। उसने जहाज ही पर अपना होश संभाला। कुछ तो उसकी दिलचस्पी और जहानत और कुछ बूढ़े कप्तान की तालीम। वो कम सीनी में ही मल्लाह के तमाम गुर से अच्छी तरह वाकिफ हो गया और उसने बहरी सफर के सारे कायदे कानून जहन नशी कर लिए। बूढ़ा कप्तान उसकी बहादुरी और अक्लमंदी को देखता और दिल ही दिल में मुस्कुराता। अब वो खुद तो किसी कोने में बैठकर तंबाकू पीता और नौजवान रशीद जहाजों की रखवाली करता। कभी कभी तो रशीद को अपनी माँ याद आ जाती। वो कप्तान से पूछता, अब्बा क्या मेरी कोई माँ नहीं थी? ये मत पूछो बेटा, कप्तान कहता, तुम्हारी माँ थी और बहुत नेक और बहुत समझदार और शरीफ औरत थी। फिर इतनी आहिस्ता कि रशीद कहीं सुन न ले, बड़बड़ा कर कहता कि खुदा मालूम बेचारी किस हाल में होगी। 4 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि जाकर मिला हूँ, कोई ना कोई रुकावट आ खड़ी हो जाती है। खैर जिस जहाज पर रशीद काम कर रहा था वो एक बहुत बड़े ताजिर का जहाज था। उस ताजिर के पास उसके अलावा 6 जहाज और भी थे जिनके जरिए वो दुनिया भर में तिजारत करता और खूब नफा कमाता। अब के रशीद का जहाज सामान बेचकर वापस आया तो बूढ़े ताजिर ने कप्तान को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे दोस्त, मेरी उम्र 80 साल है। मैंने जिंदगी में करोड़ों रुपया कमाया और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक आरज़ू ऐसी है जो मैं मरते वक्त अपने दिल में साथ लेकर जाऊंगा, और वो है औलाद। खैर मेरी तकदीर, क्योंकि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और इसलिए सोचता हूँ कि अपने सारे मालो दौलत का किसी ने एक आदमी को वारिस बना दूं। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है और मेरी नजर में तुम्हारे सिवा मेरे मालो दौलत का कोई मुस्तहिक हो भी नहीं सकता, अगरचे तुम भी बहुत बूढ़े हो और मेरी तरह तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं है। कप्तान जल्दी से बोला, जनाब शायद आपको खबर नहीं, मेरा एक लड़का है, 18 साल का जवान है। मैंने उसे मल्लाही के सारे गुर बताकर एक होशियार मल्लाह बना दिया है और वो बड़े बड़े जिहादी कप्तानों के कान काटने लगा है। अच्छा, ताजिर ताज्जुब से बोला, मगर तुमने हमें कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई औलाद है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैं आपको बताता, कप्तान ने जवाब दिया।
میرے निजी मामलात से आपको क्या दिलचस्पी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जरूर हो सकती है। ताजिर बोला, तुम अपने लड़के को मेरे पास लेकर आओ। कप्तान खुशी खुशी से दौड़ा दौड़ा गया और रशीद को अपने हमरा लेकर सौदागर के पास पहुंच गया। बूढ़े सौदागर ने तारीखी नजरों से रशीद की तरफ देखा और बोला, खूब खूब नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, जनाब, मैं सारी जिंदगी समंदरों में रहा हूँ। समंदर की मौजों के थपेड़े खाकर ही मैंने होश संभाला है। समंदर के खौफनाक पानियों में ही पल बढ़कर जवान हुआ हूँ, इसलिए मुझे पानी से ही मोहब्बत है। क्योंकि अब आपकी मर्जी अब मुझे अपने साथ रखने की है, इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं, मैं खुशी से आपकी खिदमत करूंगा। उस दिन से रशीद बूढ़े सौदागर के साथ रहने लगा और माल गोदामों का निगरान बना दिया गया। उसने थोड़े ही दिनों में अपनी अक्लमंदी और समझदारी से इतना अच्छा काम किया कि फरोख्त बढ़ने लगी और इतने ताजिर माल खरीदने के लिए आने लगे कि सबकी मांग पूरी करना दुश्वार हो गई। सारे गोदाम खाली पड़े थे और जहाज भी माल लेकर नहीं आए थे। ये देखकर रशीद ने सौदागर से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद जहाज लेकर जाऊं और जितनी जल्दी हो सके माल लेकर वापिस आऊं। अगर थोड़े और दिनों तक माल न आया तो तिजारत को खूब नुकसान पहुंचेगा। बूढ़ा दिल से तो नहीं चाहता था कि रशीद उसे छोड़कर जाए, मगर उसकी जिद को देखकर उसने जाने की इजाजत दे दी। फिर रशीद अपने जहाजों को लेकर समंदर की लहरों और अपने सफर को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। तूफान इतना खौफनाक और तेज था कि समंदर की लहरें 30-40 फीट तक उठने लगी और जहाज कागज की नाव की तरह डोलने लगा। बहादुर रशीद ने अपने हवास बचा रखे। वो इससे पहले सैकड़ों तूफान देख चुका था, मगर इस वक्त वो सिर्फ एक जहाज की निगहबानी करता था और अब उसकी निगहबानी में, उसकी कमान में कई जहाज थे। कभी वो एक जहाज को इशारे से हिदायत देता तो कभी दूसरे को। तूफान लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था और पानी की धुन हर तरफ फैलती हुई जा रही थी। इस अफरा तफरी में सब जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जिधर को मौजें ले गई बहते हुए चले गए। रशीद का जहाज मशरिक की तरफ बहता हुआ जा रहा था। उसने अपने जहाजों को आखिरी बार दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उसे समंदर की लहरों के अलावा कुछ दिखाई न दिया। रात भर उसका जहाज मौजों के रहमो करम पर चलता रहा। सुबह जब तूफान थमा तो एक जजीरा नजर आया। उसने मल्लाहों को वहां पर लंगर डालने का हुक्म दिया ताकि मालूम हो सके कि वो कहाँ है और उनकी मंजिल मकसूद उनसे कितने फासले पर है। जहाज किनारे पर थोड़ी दूर के फासले पर खड़ा कर दिया गया और रशीद 2-4 तजर्बेकार मल्लाहों को लेकर किनारे पर उतरा। उसने देखा कि 2-4 आदमी एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे हैं। एक आदमी उसके सर पर जूते मार रहा है और दूसरा आदमी उसकी दाढ़ी और उसके बालों को नोच रहा है। रशीद को देखकर बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और डांट कर बोला, इस लाश की क्यों बेहुरमती कर रहे हो? तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? एक आदमी उससे बोला, तुम कौन होते हो हमारे काम में दखल देने वाले? ये हमारा कर्जदार है। कुछ साल पहले उसने 50 रुपए हमसे कर्ज लिया था और अब यह कर्ज दिए बगैर ही दुनिया से चला गया। अब इसलिए हम इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ठहरो ठहरो, रशीद बोला, ये लो अपने 50 रुपए और इसे छोड़ दो। रशीद ने 50 रुपए अपनी जेब से निकाल कर उनके आगे फेंक दिए और अपने साथियों की मदद से उस बूढ़े आदमी की लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। ये अजीब मुल्क है, रशीद अपने साथियों से बोला, क्या इससे पहले तुम कभी यहाँ पर आए हो? मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, एक मल्लाह बोला। सुना है मशरिक की तरफ एक जजीरा है जिसका नाम चिंगारा है, क्या ये वही तो नहीं है? होगा, रशीद बेपरवाही से बोला और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुंचा जहाँ एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और उनके बीच में आग जल रही थी। आग के करीब एक बहुत खूबसूरत लड़की रस्सियों से बंधी हुई पड़ी थी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उसे आग में जलाने की तैयारी कर रहे हों। रशीद भीड़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा और आगे जाकर बोला, है क्या मामला है? तुम इस लड़की को क्यों आग में झोंक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और गरज कर बोला, तुम ये पूछने वाले कौन हो? हमारे बादशाह का हुक्म है, हम इस लड़की को जिंदा आग में जलाएंगे। फिर एक और आदमी जो शक्ल से भला मानुस मालूम होता था आगे की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारे बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने के बाद हमारे बादशाह से शादी कर लेगी, लेकिन ये अपने वादे से फिर गई। इसलिए बादशाह ने खफा होकर हुक्म दिया कि इसे और इसके सारे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके बाकी खानदान को तो कल ही जला दिया गया और आज इसकी बारी है, मगर तुम्हें क्या, तुम अपना रास्ता लो। ठहरो, रशीद ने अशरफियों से भरी हुई एक थैली निकाल कर उस आदमी के हाथ पर रख दी। इसमें इतनी अशरफियाँ हैं कि तुम उम्र भर बैठकर खा सकते हो। ये अशरफियाँ रख लो और इस मजलूम औरत को छोड़ दो और बादशाह को कहना कि हमने उसे जला दिया है। पहले तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर अशरफियाँ लेकर वहां से चले गए। लड़की ने शुक्रिया भरी नजरों से रशीद की तरफ देखा और फिर बोली, नौजवान, अगर तुम मेरी जान न बचाते तो मेरा भी वही हश्र होता जो मेरे खानदान का हुआ। तुम यहाँ पर अजनबी मालूम होते हो, तुम कौन हो? रशीद ने उसे बताया कि वो एक जहाज का कप्तान है और कोयला लेकर मिस्र जा रहा है ताकि वहां से तिजारती सामान खरीद कर लाए। कोयला? लड़की हैरत से बोली, इस मुल्क के लोग कोयले पर अपनी जान देते हैं और उसे बड़े शौक से खाते हैं। तुम उन्हें जितना कोयला दोगे वो तुम्हें उतना ही सोना देंगे।
अच्छा, रशीद चौंक कर बोला। हाँ, लड़की ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम शहर के सबसे बड़े ताजिर के पास जाओ और उससे कहो कि मेरे पास कोयलों से भरा एक जहाज है और मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूँ। वो खुशी से राजी हो जाएगा और उसके बदले तुम्हें सोना दे देगा, मगर होशियारी और समझदारी का काम है। जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए तो तुम अपने जहाज का लंगर उठा देना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना। अगर जरा भी देर हुई तो ये वहशी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम पर हमला करके तुम्हारे जहाज और तुम्हारे सारे सामान पर कब्जा कर लेंगे। रशीद ने उस लड़की के हुक्म पर चलने का फैसला किया और शहर के सबसे बड़े ताजिर के पास पहुंच गया और उसे बड़े अदब से पेश आया। और जब रशीद ने उसे बताया कि वो जहाज भरकर कोयला लाया है तो वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम उसे मुझे फरोख्त करना चाहते हो? मुंह मांगे दाम दूंगा, अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो अच्छा है। रशीद ने उससे कोयले के बराबर सोना मांगा। सौदागर पहले तो हिचकिचाया मगर फिर राजी हो गया। सोना सुबह 6 बजे मेरे जहाज पर पहुंच जाए, रशीद ने सौदागर से कहा। मैं कोयला किनारे पर डालकर चला जाऊंगा। ये कहकर वो वापस लौट आया और लड़की बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सारी गुफ्तगू सुनकर वो बोली, तुम अपने आदमियों को अभी से तैयार रहने के लिए हुक्म दे दो कि जैसे ही सोना जहाज में आए वो जहाज का लंगर उठा दें। अगर जरा भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। रशीद ने अपने सारे मल्लाहों को हुक्म दिया कि वो तैयार रहें, जैसे ही इशारा मिले वो जहाज का लंगर उठा दें। वो रात आंखों ही आंखों में कट गई। सुबह होते ही वो सौदागर सोना गाड़ियों में भरकर वहां आ पहुंचा। रशीद ने सारा कोयला किनारे पर पहले ही से उतार दिया था। जब सारा सोना उसके जहाज में आ गया, आवाज लगाने की देर थी कि जहाज चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि चंद आदमी हाथों में लाठियां उठाए किनारे पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बूढ़ा कप्तान और सौदागर रशीद की गुमशुदगी से बड़े परेशान थे और उनके दोनों जहाज धक्के खा खाकर वापस वहां पहुंच चुके थे, मगर रशीद के जहाज का कुछ पता नहीं चला था। जब रशीद वहां पर अपना जहाज लेकर पहुंचा तो बूढ़ा सौदागर और कप्तान खुशी से खुले नहीं समाये थे और जब उन्हें मालूम हुआ कि वो अपने साथ लातादाद सोना लाया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बूढ़ा सौदागर लड़की के साथ बेहद मोहब्बत और नरमी से पेश आया और उसकी खूब खिदमत मुदावत की, लेकिन रशीद ने देखा कि वो चुप चुप और खामोश सी रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन उससे पूछ ही लिया। वो बजाय इसके कि उसका जवाब देती बोली, क्या तुम अब कहीं नहीं जाओगे? नहीं, रशीद हैरानी से बोला। क्यों? मैं इतने दिनों के बाद तो आया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारा कुछ काम है? हाँ, लड़की सर झुकाकर बोली। पहले तुमने अपने काम के लिए सफर किया था, पर अब मेरे काम के लिए सफर करोगे। बोलो, क्या तुम हस्पानिया जाओगे? रशीद हंसकर बोला, अगर तुम्हारा कोई काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर वो एहसान किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहले तो तुम अपने जहाज में कुछ सामान भर लो और फिर अपने मालिक से कहो कि मैं तिजारत के लिए हस्पानिया जाना चाहता हूँ। जब वो इजाज़त दे दे तो फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें चंद बातें बताऊँ। रशीद ने एक जहाज में थोड़ा कोयला भरा और फिर अपने मालिक से इजाज़त लेकर लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो? लड़की ने अलमारी में से एक उम्दा कोट निकाला और उसे देते हुए बोली, जब तुम हस्पानिया पहुंच जाओ तो इतवार के दिन ये कोट पहनकर शाही गिरजाघर जाना। वहाँ पादरी के मिंबर के करीब 3 कुर्सियाँ पड़ी होंगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम उस चांदी की कुर्सी पर बैठ जाना। ये एक अंगूठी और 2 किताबें लो। अंगूठी को दाएं हाथ की उंगली में पहन लेना और कुर्सी पर बैठकर ये किताब पढ़नी शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलिका तुमसे सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना क्या होता है। रशीद ने लड़की की बातों को खूब जहन नशी कर लिया और फिर जहाज में सवार होकर हस्पानिया की तरफ रवाना हो गया। 3 हफ्तों के बाद वो हस्पानिया पहुंचा और फिर वहां से बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया और एक सराय में ठहरा। इतवार का दिन आया तो वो लड़की का दिया हुआ कोट पहनकर गिरजाघर पहुंचा। नमाज का वक्त हो चुका था और तमाम गिरजाघर नमाजियों और आदमियों से भरा हुआ था। रशीद बड़ी खुशी के साथ चलता हुआ उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह और मलिका भी आ गए और रशीद के पास रखी हुई कुर्सी पर आकर बैठ गए और फिर दुआ शुरू हो गई। रशीद ने जल्दी से लड़की की दी हुई किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ किताब पर उंगलियां भी फेरता जाता है जिसमें लड़की की दी हुई अंगूठी पहने हुए था। सारे लोग दुआ में मशगूल थे, लेकिन बादशाह और मलिका रशीद की तरफ देख रहे थे। देखते ही देखते मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे और वो हिचकियां लेकर रोने लगी। रशीद उसे रोता देखकर एकदम बाहर निकल आया और सराय चला गया। थोड़ी देर बाद 3 सिपाही आए और कहने लगे कि तुम्हें बादशाह बुलाते हैं। रशीद ने कहा कि मैं शाम को हाजिर हो जाऊंगा। जब वो शाम के वक्त महल पहुंचा तो बादशाह और मलिका बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही बादशाह और मलिका खड़े हो गए। रशीद बोला, हुजूर मुझे खामखाई शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं हुजूर की खिदमत बजा लाऊं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। बादशाह बोला, क्या आज शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे? मेरी मजाल है कि मैं इनकार करूं, रशीद ने जवाब दिया। फिर बादशाह ने रशीद का हाथ पकड़ा और खाने के कमरे की तरफ ले गया। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त मलिका ने कहा कि नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सच सच जवाब दोगे?
ضرور ملکہ عالیہ۔ کیا وہ کوٹ، انگوٹھی اور کتاب تمہیں کسی لڑکی نے دی تھی؟ جی، آپ کی بات درست ہے۔ ملکہ پھر ہچکیاں بھرتے ہوئے رونے لگی اور بولی، تو پھر وہ کہاں ہے؟ جلدی سے مجھے اس کا پتہ بتا دو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ میری لڑکی ہے۔ رشید بولا، میں نے اسے ایک وحشیوں کے جزیرے سے بچایا تھا، اب وہ میرے وطن میں ہے اور آرام سے میرے باپ کے پاس رہ رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی تھے۔ ملکہ نے جواب دیا، نہیں، وہ کہتی تھی کہ ان لوگوں نے میرے باپ کو جلا دیا، افسوس میں ایک دن بعد وہاں پر پہنچا۔ ملکہ بولی، وہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، نوکر تھے، نوکر۔ ملکہ جھنجھلا کر بولی، وہ میری بچی ہے، میری بچی، اور ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشید نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ملکہ کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، مگر وہ تم سے جدا کیسے ہوئی؟ 5 سال ہوئے ہم ترکی جا رہے تھے، راستے میں کسی نامعلوم جگہ پر لٹیروں نے ہمارا جہاز لوٹ لیا، ہمارے سامان کے ساتھ ساتھ ہماری لڑکی اور چند نوکروں کو بھی اٹھا لے گئے۔ میں نے اور عالم پناہ نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ اس دن کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں۔ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری بچی ہے۔ ملکہ دم لینے کے لیے رکی اور پھر بولی، نوجوان، تم جلدی سے واپس جاؤ اور اس لڑکی کو لے کر ہمارے پاس آؤ۔ میں بادشاہ کے سامنے تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ شکریہ ملکہ عالیہ۔ رشید سر جھکا کر بولا، میں نے جو کام کیا ہے اس کے لیے مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں تھا، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایک جہاز روانہ کر دیجئے، میں شہزادی کو آپ تک پہنچا دوں گا۔ بادشاہ کے مشیروں اور وزیروں کو جب یہ پتہ چلا تو انہیں یہ سن کر بہت غصہ آیا کہ کسی غیر ملک کا اجنبی شخص ان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس جہاز کے ساتھ جو کپتان جا رہا تھا اسے بہت سی رشوت دے کر کہا کہ جب اسے موقع ملے وہ اس کا کام تمام کر دے۔ جاتے میں تو اس کپتان نے رشید کو کچھ نہ کہا، لیکن جب جہاز واپس ہسپانیہ آ رہا تھا تو اب کپتان رشید کو ٹھکانہ لگانے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن رشید جہاز پر دوربین لیے ٹہل رہا تھا کہ اسے کچھ فاصلے پر ایک نہایت خوبصورت جزیرہ دکھائی دیا۔ سمندر پرسکون تھا۔ اس نے کپتان کو حکم دیا کہ جہاز روک لو، میں جزیرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کپتان کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھی، وہ تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ جزیرے کے کچھ فاصلے پر جہاز روک لیا گیا اور رشید ایک کشتی میں بیٹھ کر اکیلے ہی جزیرے پر جا کر اتر گیا۔ اس کے اترتے ہی کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھا دیا اور جہاز ہسپانیہ کی طرف چل پڑا۔ شہزادی ان سب باتوں سے بے خبر تھی، وہ رات گئے تک رشید کا انتظار کرتی رہی۔ کپتان نے اسے کہہ کر تسلی دی کہ وہ دوسرے جہاز میں آ رہا ہے۔ جہاز جب ہسپانیہ کے بندرگاہ پر پہنچا تو بادشاہ اور ملکہ پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھے۔ شہزادی کا رشید کی جدائی سے برا حال تھا، وہ روتے روتے نڈال ہو گئی تھی۔ بادشاہ بھی اپنے محسن کی گمشدگی سے پریشان تھا۔ کپتان نے اسے ایسی من گھڑت کہانی سنائی کہ وہ اس پر شک نہ کر سکا۔ ادھر رشید بھی جزیرے پر ٹھوکریں کھاتا ادھر ادھر پھرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس کنارے پر آیا تو جہاز کا دور دور تک نام نشان نہ تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور 1 مہینہ گزر گیا۔ رشید ہر روز کنارے پر بیٹھا رہتا کہ کہیں کوئی یہاں سے جہاز گزرے اور وہ اسے مدد کے لیے پکارے۔ اس کے کپڑے پھٹ پھٹ کر برابر ہو گئے تھے۔ اس کے سر کے بال اور ناخن اس قدر بڑھ گئے تھے کہ اسے دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ ایک دن وہ کنارے پر بیٹھا اپنی تقدیر کو رو رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی کشتی کنارے پر آ کر ٹھہری اور چاند کی روشنی میں اسے ایک آدمی کا چہرہ دکھائی دیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم ہی رشید ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ لیکن رشید اپنی سوچوں میں ایسا گم تھا کہ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر آدمی اور بھی چیخ کر بولا، کیا تم بہرے ہو؟ سنتے کیوں نہیں ہو؟ پھر رشید اچھل کر چونک پڑا اور کشتی کی طرف دوڑ پڑا۔ کیا تم رشید ہی ہو؟ ہاں، میں رشید ہی ہوں، اس نے جلدی جلدی سے جواب دیا۔ کیا تم یہاں سے جانا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھے یہاں سے لے جاؤ تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا، رشید خوش ہو کر بولا۔ مگر اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ آدمی بولا۔ رشید کا چہرہ اتر گیا۔ میرے پاس تو فوٹی کوڑی تک نہیں ہے، میں اس وقت تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ آدمی بولا، جب تم صحیح سلامت اپنے وطن پہنچ جاؤ تب۔ رشید بولا، اگر میں اپنے وطن پہنچ گیا تو تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اچھا تو آؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ آدمی نے سہارا دیتے ہوئے رشید کو کشتی میں بٹھا لیا۔ تم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہو یا ہسپانیہ؟ ہسپانیہ؟ رشید چونک کر بولا۔ رات بھر کشتی چلتی رہی۔ صبح 10 بجے کے قریب وہ ہسپانیہ کی بندرگاہ پر جا کر رکے۔ بندرگاہ پر اترنے کے بعد ملاح بولا، میرا کام ختم ہوا، یہ لو کچھ روپیہ، اس سے تم اپنی حالت سنوار لو، اور جب تم اپنی یہ حالت سنوار لو گے تو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ رشید نے وہ پیسے لیے اور پہلے نائی کی دکان پر گیا۔ اس نے اپنا حلیہ سنوارا اور نئے کپڑے خریدے اور اسی سرائے میں چلا گیا جہاں پر وہ پہلے ٹھہرا تھا۔ شہزادی اس کا نام سنتے ہی اچھل پڑی۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی اس کا نام سن کر باغ باغ ہو گئے۔ تھوڑے دن بعد رشید کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔ شادی میں رشید کا منہ بولا باپ، وہ کپتان اور وہ سوداگر بھی شامل تھے۔ کپتان اپنے ساتھ ایک بڑھیا کو بھی لایا تھا، اور جب اس نے رشید کو بتایا کہ یہ بڑھیا تمہاری ماں ہے
रशीद कुछ दिन तो हस्पानिया में रहा और फिर अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस आ गया। अब सौदागर भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और ख़ुद याद इलाही में मशगूल हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।